नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 को लेकर बैठक हुई। तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। दिल्ली से वर्चुअली जुड़े सीएम पुष्कर सिंह धामी, चीफ सेक्रेटरी समेत कई अफसर मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां राजजात मेले को लेकर के यात्रा को लेकर 2026 की राजजात यात्रा जो कि बेहद महत्वपूर्ण, उसको लेकर वर्चुअली सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। तमाम अधिकारी अफसर मौजूद रहे थे, चीफ सेक्रेटरी अफसर मौजूद। नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 को लेकर ये बैठक, चीफ सेक्रेटरी समेत कई अफसर इसमें शामिल रहे। दिल्ली से वर्चुअली सीएम पुष्कर सिंह धामी जुड़े। बता दें कि दिल्ली में इस समय मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं चारधाम के लिए हेली सेवा का संचालन एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। केदारनाथ रूट पर बहाल हुई हेली सर्विस। डीजीसीए के नियम निगरानी में उड़ेंगे हेलीकॉप्टर। सीएम धामी के हेलीकॉप्टर संचालन पर सख्त निर्देश। हेली सेवाओं के लिए सख्त एसओपी तैयार होगी, जिसके तहत हेलीकॉप्टर सेवा को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां जिस तरीके से 40 दिन के अंदर 5 बड़े हेली हादसे हुए, उसके बाद इसे 2 दिन के लिए रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इस यात्रा का संचालन शुरू किया जा रहा है। इस सेवा का संचालन शुरू किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में हेली हादसों पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बेतुके बयान पर बवाल मचा हुआ है। रुद्रप्रयाग में 15 जून को हुए दर्दनाक हादसे के बाद सरकार जहां सवालों से घिरी हुई है, वहीं रुड़की में पार्टी के कार्यक्रम में आए दुष्यंत गौतम ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि आप अपने हेलीकॉप्टर चला लीजिए जिसमें लोग ना मरे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान को कांग्रेस ने संवेदनहीन करार देते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। हेली हादसों पर सवालों के घेरे में सरकार, दुष्यंत गौतम का बेतुका बयान, बढ़ी तकरार। पत्रकारों पर भड़के बीजेपी प्रदेश प्रभारी का बयान, आप ही चलाएं हेलीकॉप्टर जिसमें ना जाए जान। 15 जून को रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड के पास हुए हेली हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद प्रदेश सरकार सवालों के घेरे में है। इस हादसे के बाद हेली कंपनी आर्यन एविएशन के 2 मैनेजरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में हादसों पर अंकुश को लेकर सीएम धामी ने विशेषज्ञ समिति बनाकर एसओपी का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी के कड़े एक्शन के बावजूद विपक्ष हेली हादसों को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं हेली हादसों पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बेतुके बयान से सूबे की सियासत और गर्मा गई है। रुड़की में पार्टी के एक कार्यक्रम में आए दुष्यंत गौतम ने राज्य में हो रहे हेली हादसों पर पत्रकारों के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि आप अपने हेलीकॉप्टर चलाएं जिसमें लोग ना मरें। दुष्यंत गौतम ने पत्रकारों पर तंज कसते हुए कहा कि आप महापुरुष हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, मृत्यु भी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान को कांग्रेस ने संवेदनहीन बताते हुए कड़ी निंदा की है। कांग्रेस का कहना है कि 40 दिन के भीतर राज्य में 5 हेली हादसे हुए हैं, जिनमें 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय बीजेपी प्रदेश प्रभारी शर्मनाक बयान दे रहे हैं। आप चलाइएगा थोड़ी, आप 2-3 अच्छी चीज योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। कैसे बनेंगे? गारंटी देके चलाइए ना, आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप ही चला सकते हैं, आपके हाथ में ही है मृत्यु को हाथ में रखना। बहुत शर्मनाक बयान है। गौतम साहब ने ये बयान अहंकार में, गुरूर में, सत्ता के नशे में जो दिया है, पूरे उत्तराखंड की जनता का अपमान है, केवल पत्रकारों का अपमान नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता का अपमान है। उन लोगों के प्रति संवेदनहीनता है जिन लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। इस प्रकार की बात एक जिम्मेदार आदमी जो इस राज्य में सत्ताधारी दल का प्रभारी हो, वो इस प्रकार की बेशर्मी की बात कर रहा है। लोगों की जान चली गई, आप ये चाहते हैं कि आपसे सवाल भी ना करें। उत्तराखंड में इस यात्रा सीजन में 5 हेली हादसे हुए हैं, जिनमें उत्तरकाशी में 8 मई को हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। वहीं 15 जून को रुद्रप्रयाग हेली हादसे में 7 लोगों की जान गई। ऐसे में सवालों से घिरी सरकार कड़े कदम उठाकर हादसों पर अंकुश के उपाय कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान ने विपक्ष को सरकार और बीजेपी पर हमलावर होने का एक और मौका दे दिया है। देखना होगा कि दुष्यंत गौतम के बयान से मचा सियासी बवाल आगे कितना जोर पकड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालु का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। केदारनाथ धाम में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पर्यटन सचिव सचिन पूर्वे ने कहा कि 2 मई से लेकर 15 जून तक चारों धामों में अभी तक 31 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आने वाले दिनों में 35 लाख का आंकड़ा पार होगा। 2 मई से लेके अगर हम 15 जून तक के आंकड़े देखें तो चारों धाम में अभी तक सब मिला के ऑलमोस्ट 31 लाख के आसपास यात्रियों ने दर्शन कर चुके हैं। और मई में जितने यात्री आए थे उतनी ही तादाद में यात्रियों की संख्या जून में भी है। और आने वाले दिनों में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून के अंत तक ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 35 लाख क्रॉस कर जाएगा। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही पर्यटन प्रदेश बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार तमाम कोशिश कर रही है। इसी क्रम में मौजूद तमाम पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत पर्यटन स्थलों के आसपास अधिक से अधिक सुविधाओं को डेवलप किया जाए। इसको लेकर पर्यटन विभाग पर्यटक स्थलों के आसपास सुविधाओं को डेवलप करने के लिए वेबसाइट एम्यूनिटी नीति तैयार कर रही है। वेबसाइट एम्यूनिटी नीति की खासियत ये होगी कि इस नीति के जरिए पर्यटक स्थलों के आसपास सुनियोजित विकास पर जोर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य में न सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी। वेबसाइट एम्यूनिटी की जो पॉलिसी है वो हमारी फाइनल स्टेज पे है और बहुत जल्दी इसको हम अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे। और जहाँ तक अन्य पर्यटक स्थलों की जो बात है, जैसे कि हम चार धाम रूट पे ऐसे कई पर्यटक स्थल है जिसको हम हिडन जेम्स कहते हैं, लेसर नोन डेस्टिनेशंस कहते हैं, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और वहाँ पे श्रद्धालु जाए, यात्री जाए, इसके लिए जो बेसिक अवस्थापना सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की आवश्यकता है हम क्रिएट कर रहे हैं। कार्तिक स्वामी हो या जो रुद्रप्रयाग में है, घिमतोली में या कनक चौरी में, या हमारा उत्तरकाशी के पास का जगन्नाथ टेम्पल है, तो ऐसे जगहों को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला पर्यटन जोन से लौट रही जिप्सी एक बरसाती नाले में फंस गई, जिससे वहां से गुजर रही अन्य कई जिप्सियों को भी घंटों इंतजार करना पड़ा। बड़ी संख्या में पर्यटक ढिकाला जोन से नाइट स्टे कर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान एक जिप्सी जब ढिकाला के जामुन स्रोत नाले को पार कर रही थी तो पानी के तेज बहाव में फंस गई। गनीमत ये रही कि जिप्सी में सवार पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वाहन घंटों तक पानी में ही फंसा रहा। आपको पता है कि जो कॉर्बेट का जो ढिकाला जोन है और बाकी जगह का भी जो रात्रि स्थगन है वो 15 तारीख को बंद हो जाता है। कल उसको बंद हुआ। उससे पहले हमने सुबह के समय देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना पूरे क्षेत्र में बन गई थी, जिसके कारण तत्काल निर्देश दिए गए कि पूरे ढिकाला जोन में जो भी पर्यटक रुके हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए उनको जल्द से जल्द क्षेत्र छोड़ने को कहा जाए। और हमारे जो एसडीओ हैं श्री अमित वासीकोटी, उनको स्पेशली डिप्यूट कर दिया है कि वो देखें कि किस तरह से उन लोगों को सेफली बाहर निकाला जा सके। तो सारे जब पर्यटक बाहर आ रहे थे तो गाजर स्रोत में अचानक आए एकदम से जो पानी आया था, उसकी वजह से कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर फंस गई थी। क्योंकि हमारी टीम पहले से मुस्तैद थी, वहाँ पर थी, तो हमारे जो एसडीओ हैं उनके दिशा निर्देशन में वो गाड़ियाँ वहाँ से सुरक्षापूर्वक निकाल ली गई। देहरादून के खलंगा क्षेत्र में हो रहे निर्माण के मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले की वन विभाग और जिला प्रशासन दोनों जांच करेंगे। रायपुर रेंज स्थित खलंगा क्षेत्र में निर्माण कराया जा रहा था। आरोप था कि इस निर्माण काम में वहां पर 22 पेड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। जानकारी मिलने पर खलंगा विकास समिति के सदस्य और पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अवैध निर्माण के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला प्रयास बताया गया। हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। आरक्षण प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन के बाद विभाग को 3000 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। जिलाधिकारी इन आपत्तियों का निपटारा करेंगे। 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। पंचायतों में सबसे अधिक ऊधम सिंह नगर की जिले के करीब 800 अधिक आपत्तियां मिली, जबकि देहरादून में 302, तो अल्मोड़ा में 294, पिथौरा में गढ़ में 277 और चंपावत में 337 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। जो पदों और स्थानों के आरक्षण से संबंधित शासनादेश जारी किया जा चुका है, जिसकी जो
रिजर्वेशन की प्रक्रिया है ये 19 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। आज 16 तारीख है, 16 और 17 2 दिन जो ऑब्जेक्शंस आए हैं जिला कार्यालयों में जिलाधिकारियों के द्वारा इसका निस्तारण किया जा रहा है और निस्तारण करने के बाद 19 तारीख को अंतिम जो सूची है उस सूची का पब्लिकेशन किया जाएगा और वो सूची शासन को उपलब्ध करा दी जाएगी। हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। इसके लिए आरक्षण प्रस्तावों के अंतिम प्रकाशन के बाद विभाग को 3000 से अधिक आपत्तियां मिली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर प्रदेश भर से 3000 से ज्यादा आपत्तियां आई हैं। जन सुनवाई के बाद आपत्तियों का निपटारा होगा। बीजेपी विधायक जॉन दास ने कहा कि जहां ज्यादा त्रुटि होगी उसे ठीक किया जाएगा। जिस चुनाव को देखते हुए चक्रानुक्रमांक के तहत नहीं हुआ है, इस समय 0 से लेकर के शुरू किया गया और आपत्तियां तो आती है, सबके मन की नहीं होती है। और पहले मान लिया जाए ओबीसी का आरक्षण है, महिलाओं का आरक्षण है और अनुसूचित जाति का आरक्षण है और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है। इनको सबको देखते हुए ये पेटेंट करना पड़ता है। कहीं पे जो कंपलसरी होगा उसीलिए उसकी जो है जांच होती है, बाकायदा आपत्तियां भी दर्ज होती है, फिर उसका निस्तारण होता है। यदि कहीं पे ज़्यादा विशेष कोई त्रुटि रही होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर प्रदेश के तमाम जिलों से आपत्तियां दर्ज हुई हैं। 18 जून तक संशोधित आरक्षण सूची जारी होनी है। संभावित प्रत्याशी तो आपत्ति जता ही रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस इसे खामियां वाला आरक्षण करार दे रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण दिया गया उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया नहीं। कांग्रेस तो पूरी तैयार है, लेकिन जिस प्रकार से आरक्षण किया गया है, आपने इस राज्य के अनुसूचित जनजाति के लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आपने अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया ही नहीं। आपने पिछले बार क्यों आरक्षण दिया था? अगर आप कह रहे हैं कि उनका प्रतिशत जो है कम है, ये क्या मजाक है? इसमें तो अगर आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, इस प्रकार से अगर आप भेदभाव करेंगे, मैं समझता हूं कि आरक्षण या तो प्रतिशत पे ही होना चाहिए और या जनसंख्या पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अध्यक्ष पद पर, चेयरमैन के पद पर, सभापति के पद पर आरक्षण प्रतिशत पे करें और सदस्य के लिए आरक्षण आप जनसंख्या पे करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत उधम सिंह नगर में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जुवाठा ने कहा, सरकार की तरफ से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। द्वारा इनको जो है 2023 में ये कार्रवाई करी गई थी, नोटिस दिया गया था, जिसके क्रम में एक बार पूर्व में भी कुछ दुकानें ध्वस्त करी गई थी। अभी वर्तमान में भी इनको किसी भी न्यायालय से कहीं से भी किसी प्रकार का स्टे प्राप्त नहीं है। इसी क्रम में इनको नोटिस भी दिए गए थे। समय पूरा होने के उपरांत इनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया गया, तो जिला पंचायत और हम लोगों ने मिलीजुली कार्रवाई करते हुए आज अतिक्रमण ध्वस्त करा है। इसमें ही चल रहा है हमारे उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हम ये कार्रवाई सभी जगह कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी अतिक्रमण पाया जाता है उसको नियमित रूप से हटाया जा रहा है। उत्तराखंड वन विभाग के लिहाज से अच्छी खबर यह है कि इस बार वन विभाग को आग की घटनाओं से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। प्रदेश के जंगलों में 216 आग की घटनाएं सामने आई, जिससे 234 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। पिछले साल 2024 की तुलना में 1276 वन अग्नि की घटना सामने आई, जिससे 1771.67 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र प्रभावित हुआ। 2012 से लेकर 2025 तक 14 सालों में आग की सबसे कम घटनाएं 2020 में देखने को मिली थी। 2020 में आग की 135 घटनाएं सामने आई, जिससे 172.69 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई। इस बार वनाग्नि सत्र 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक गतिमान रहा और इसमें जो है टोटल 216 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि प्रभावित क्षेत्रफल 234 हेक्टेयर है। इसमें गढ़वाल जोन की हम बात करें तो गढ़वाल जोन में 120 घटनाएं हुई हैं और कुमाऊं मंडल में 76 घटनाएं हुई हैं। 20 घटनाएं जो हैं वन्य जीव का जो हमारा एक क्षेत्र है उनमें एरियाज़ में हुई हैं। तो पिछले साल के अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल इसी अवधि में
1238 घटनाएं हुई थी और प्रभावित क्षेत्रफल 1705 हेक्टेयर था। तो अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखते हैं तो लगभग जो है इस बार की घटनाएं 1/6 हुई हैं और इसका मुख्य कारण रहा है कि वनाग्नि प्रबंधन जो है कुशलतापूर्वक संपादित किया गया इस बार। तो बता दें कि फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसको देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहां उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया, लोगों से अपील की जा रही कि आप सुरक्षित जगहों पर हैं। प्रदेश भर में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, तेज बारिश, हवा का येलो अलर्ट जारी। चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट। प्री मानसून की बारिश से गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आपको सावधानी बरतनी है और ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में अगर ना जाएं तो बेहतर होगा। चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में मानसून के दौरान बारिश और भूस्खलन ने संभावित आपदा की झलक दिखा दी है। कई जगह भूस्खलन से रास्ते बंद हुए हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 15 जून को उफनाए गधेरे की चपेट में एक श्रद्धालु की मौत हो गई। बारिश से संभावित खतरे को देखते हुए धामी सरकार एक्शन मोड में आ गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के लिहाज से संवेदनशील सभी स्थानों में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आपात स्थितियों के लिए दोनों मंडलों में हेलीकॉप्टर तैनात करने को कहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण मुसीबत बढ़ रही है। भूस्खलन से स्थिति और विकराल हो रही है। 15 जून को बारिश के कारण केदारनाथ में जंगल चट्टी के पास गधेरे में उफान से केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिससे कुछ समय के लिए यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इसके अलावा राज्य में 3 अन्य जगहों पर भी बारिश के कारण भूस्खलन से मार्ग बंद हैं। बंद मार्गों में 2 पिथौरागढ़ और 1 मार्ग चमोली जिले में है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक इनमें 1 लोक निर्माण विभाग और 2 PMGSY की सड़कें हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश के दौरान किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा के लिहाज से संवेदनशील सभी स्थानों में पर्याप्त संख्या में SDRF और NDRF की टुकड़ियां तैनात करने को कहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से रेस्क्यू का काम किया जा सके। अलर्ट मोड में रहे पूरी सरकारी मशीनरी। आपात स्थितियों के लिए दोनों मंडलों में तैनात हों हेलीकॉप्टर। राशन, आपातकालीन वस्तुओं का रखा जाए पूरा स्टॉक। संवेदनशील स्थानों में SDRF, NDRF की टुकड़ियां हों तैनात। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त बाढ़ चौकियां स्थापित की जाएं। जीर्ण शीर्ण स्कूलों के भवनों की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए। भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग हो, डेटाबेस बनाया जाए। क्वारब में भूस्खलन क्षेत्र के ट्रीटमेंट का काम जल्दी पूरा किया जाए। सीएम धामी का कहना है कि सभी विभागों को आपदा के मामलों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेते हुए टीम भावना और प्रभावी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही NDRF और SDRF के जवानों की मदद के लिए स्थानीय लोगों को भी आपदा राहत और बचाव कार्यों में शामिल करने और प्रशिक्षण के निर्देश दिए हैं। भविष्य की संकेत हैं, भविष्य की चेतावनी है, उसके मद्देनजर सभी प्रकार की तैयारियां सभी विभागों की अपने अपने समीक्षाएं और मॉक ड्रिल और जिलों में जिन आपदाओं का हमको लैंडस्लाइड है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर भूस्खलन है और उन सब का अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है। कुछ हमारे पुल हैं, नदी नाले हैं, उनकी साफ़ सफाई का प्रबंध करना है, डिसिल्टिंग करनी है, या कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अत्यधिक जल भराव हो सकता है, पहले से वहां चेतावनी करके अच्छे स्थानों पर लोगों को कैसे पुनर्वासित किया जा सकता है। तो उन सभी पर आज चर्चा हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल अधिक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है और मानसून से पहले हुई बारिश ने इसकी झलक दिखला भी दी है, जिसे देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। देखना होगा कि सरकार की तैयारियां मानसून के दौरान कितनी प्रभावी साबित होती हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
वहीं अल्मोड़ा जनपद के स्लठ विधानसभा क्षेत्र में भालू का आतंक देखने को मिला। यहां भालू ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। भालू के हमले के बाद से ही गांव में दहशत है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण और वन विभाग की टीम मोर्चा संभाल चुकी है। तीनों घायलों को इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है। हमारे ग्राम सभा जाग विधानसभा सल्ट की घटना है। तो एक जन तो गाय को लेने गए थे, उनके घर के समीप था, उन पर हमला किया तो उन्होंने हल्ला गुल्ला किया तो भाग गया। उनको ज़्यादा चोट आई है। उसके बाद वो आधा घंटे बाद 3 किलोमीटर के अंदर फिर आगे गया। उसने वो महिलाएं कहीं निमंत्रण में शायद थी, उन पर हमला कर दिया। तो दोनों की हालत बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और एक की हालत ठीक है और उनका भी पेट में बहुत चोट है। और यहाँ लाए हम वन विभाग का भी सहयोग रहा। रेंजर साहब भी आए थे रास्ते में तक, उन्होंने अपने स्टाफ भी भेजा और उनका स्टाफ अभी भी यहाँ है और रामनगर हॉस्पिटल वालों ने भी बहुत सहयोग करा। हरिद्वार में पारिवारिक कलह के कारण पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। उसके बाद खुद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मालपुर बसंत कुंज कॉलोनी में एक ऋषि कुमार अपनी पत्नी वर्षा के साथ रहता था। तो कल रात पति पत्नी में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो जानकारी हुई है कि अक्सर वैसे इनमें झगड़ा होता रहता था। कल इतना झगड़ा बढ़ गया कि जो ऋषि कुमार ने अपनी पत्नी वर्षा का जो है हत्या कर दी और उसके बाद जो है स्वयं जो है वो फांसी लगाकर उसने भी सुसाइड कर लिया। वो वहाँ पे कुछ डंडे पड़े हैं, कुछ तार वार पड़ा है, डंडे पड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो डंडे से खूनम खून हो रखा है। वो दोनों कमरों में हो रखा है। एक कमरे में वो पहले गई होगी, वहाँ वो झगड़ा हुआ। फिर दूसरी जगह जब वो गई होगी तो वहाँ उसके गले में उसने जो है किसी रस्सी से जो है उसके गला भी वो कर रखा है और डंडा भी वहाँ पड़ा है मौके पे। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि पति पत्नी का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि उसने जो है स्वयं पत्नी की हत्या कर दी और आत्मग्लानि से उसने स्वयं को जो है फांसी के तख्ते पे। आगामी कांवड़ मेले को देखते हुए प्रशासन ने नेशनल और स्टेट हाईवे से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और अधिशासी अधिकारी कामिल हसन के साथ पुलिस और पालिका कर्मचारियों ने गोवर्धनपुर रोड और रुड़की रोड से अवैध अतिक्रमण हटाया। कुछ अतिक्रमणकारियों के चालान भी किए गए। जो राजमार्ग है उनको कब्जा मुक्त किया जाए। तो उसी के सिलसिले में आज हमने अभी शुरू किया है। वैसे भी लगातार जारी रहती है। आज हमने ये ओवरब्रिज से लेकर के यहाँ तक हमने किया, लगभग 200 मीटर हमने कब्जा मुक्त किया है। महोदय के नेतृत्व में अभियान चलाया गया था, जिसमें अब तक जो है 7 चलान हुए, लगभग 43 रुपए की जो है नगर पालिका को शहरदारी जो है चलते फिरने के लिए लगातार एक हटिया लगाने के लिए या अतिक्रमण के लिए नहीं है। नगर पालिका क्षेत्र में रोज कार्य कर रहे हैं, उसके लिए शहरदारी का जो वहीं मसूरी विधानसभा क्षेत्र के चमासारी खेतवाला गांव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने गांव में 250 सोलर स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी कैमरे की स्थापना की। साथ ही आपको बता दें कि 2 नए सामुदायिक भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया। गणेश जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में गांवों का विकास तेजी से हो रहा है। हमारे बीच मसूरी से वरिष्ठ पत्रकार आज अभिनंदन करेंगे। 16 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। इस अवसर पर CHR मद से एक कंपनी द्वारा 8 करोड़ रुपये यहाँ पर दिए गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है जब ये यहाँ पर लगेगा ये इस गांव का कायाकल्प होगा। आज ऐसे हमने 3 सामुदायिक भवन यहाँ पर बना दिए हैं, क्योंकि ये सड़कें, नालियाँ, गलियाँ बनती रहती हैं, लेकिन ये ऐसे काम जो हैं काफ़ी लंबे तक जनता को उसका लाभ देते हैं। इसके लिए मैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी को, जो लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हीं के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को जानकारी मिलती है। मुझे याद है जब मैं इस क्षेत्र में आया था, यहाँ पर सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं थे, शौचालय नहीं थे। आज हमारी सरकार ने, जो जनता की सरकार, जनता के द्वार के नारे को लेकर काम करती है, माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में
हर एक गांव को छूने का प्रयास किया है, वहाँ पर विकास कार्य किए हैं। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो ग्राम्य विकास के द्वारा जिसमें डबटेलिंग करके 5 लाख रुपए मंत्री जी ने अपनी विधायक निधि से और 11 लाख रुपए हमने मनरेगा से डबटेल करके ये शानदार सामुदायिक भवन बनाया है। और जो आज ग्रामीणों को हमने इसका लोकार्पण किया है, तो इसका उद्घाटन किया है। और साथ ही मेरी पंचायत में भारत CSR जो मुंबई से है, उनके द्वारा आज कम से कम 8 करोड़ की योजनाओं का मेरे यहाँ शिलान्यास किया है और कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे गांव में जो सार्वजनिक लाइटें हैं, हाई मास सार्वजनिक लाइटें हैं, जिनकी लगभग एक लाइट की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए होगी। तो आप लगा लीजिए 12 लाइट ही लगी है, अभी 12 लाख रुपए यही हो गए। और जो 250 लाइट और लग रही है, तो आप लगा लीजिए कि मतलब मेरा गांव का शायद ही कोई मजरा ऐसा बचेगा कि जो रात को रोशनी में लोगों से निवेदन करता हूं कि आप रात को मेरे गांव घूमने आइए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।